पूरे अंक चाहिए तो आपको अगले 15 से 20 मिनट कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण इतना आसान कर दूंगा कि आप हर एक सवाल को मात्र कुछ ही मिनटों में लगा पाओगे, हल कर पाओगे। और आज का यह वीडियो देखने के बाद आपका यह अध्याय नंबर 3 आपका सबसे फेवरेट और सबसे आसान अध्याय बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतरीन तरीके से होगा। दोस्तों आज मैं आप सभी को शुरुआत करने वाला हूं कक्षा 10 गणित चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इस चैप्टर को हम इतना आसान कर देंगे ना, इतना आसान कर देंगे कि आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे कि समीकरण क्या होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। नहीं, हर एक स्टेप को, हर एक टॉपिक को मैं एकदम बेसिक से आसान भाषा में लेकर बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो आपका चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जो यहाँ बात किया दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म की बात किया है, इसमें समीकरण क्या होता है, क्या है समीकरण, किसे कहते हैं समीकरण। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है, आता है और वो आएगा भी, ये मेरी बात मान कर चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समीकरण क्या है, क्या होता है समीकरण। देखिएगा कि कह रहा है कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, क्या कह रहा है कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है समीकरण कहलाता है। इस समानता सूचक क्या है, यहाँ जो लिखा है समानता सूचक, इस समानता सूचक मतलब होता है कि बराबर है। क्या होता है, बराबर होता है। तो जो समानता सूचक लिखा है ना, इसका मतलब होता है बराबर। कह रहा है कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, बीजीय कथन मतलब होता है कि जो आपका ये बीजीय व्यंजक होते हैं, चर और अचर का जो योग होता है, जो घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय कथन कहते हैं। जो चर के कुछ निश्चित मानों, चर क्या होता है, जो एक्स वाई जेड ए से लेकर जेड जो भी होता है वो सभी आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। तो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है समीकरण कहलाता है। सर आपने परिभाषा बता दी मगर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे कहा गया है कि कुछ निश्चित मान, क्या कहा है, कुछ निश्चित मानों के लिए, किसके, चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, वही समीकरण कहलाता है। जैसे हमने यहाँ क्या किया कि x में 4 जोड़ा, x चर है और 4 क्या है, अचर है। तो जब हमने x में 4 जोड़ा तो बराबर में क्या आया, 7। इसी बराबर को हम क्या कहते हैं, समानता सूचक कहते हैं। भाई हमने x में 4 जोड़ा तो कितना आया, 7 आया। तो आप यह बताइए इसमें जो आपका ये चर है, क्या है, ये जो चर है इसका निश्चित मान क्या होगा कि हमने x में 4 जोड़ दिया तो कितना आया, 7। 7 कैसे आया, इसका मतलब है कि जहां पर x है वहां क्या रहेगा, केवल 3 ही तो रहेगा। क्या रहेगा, केवल 3 ही रहेगा, तभी तो क्या आएगा, 7 आएगा। 3 के अलावा x का यानी चर का ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है कि यहाँ पर रख दें कि जोड़ने पर आपका 7 आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यही हमारा क्या है, यही आपका है निश्चित मान। क्या है, निश्चित मान। इसको निकाला कैसे जाता है, कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे कैसे हल करते हैं, x प्लस 4 बराबर क्या है, 7। तो हम क्या करते हैं, अंक वालों को एक तरफ करते हैं और अक्षर वालों को एक तरफ करते हैं। ये अक्षर है, चर है, ठीक है, ये यहाँ रहेगा, इधर क्या आपका 7 है। जब ये इधर आएगा तो अगर पक्षांतर होगा, देखो इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, इधर क्या होता है आपका राइट हैंड साइड, इधर दायां पक्ष होता है, इधर क्या होता है, बायां पक्ष होता है। तो जब भी कोई भी संख्या, कोई भी अक्षर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट में जाएगा, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 3। तो वही x का मान क्या है, वह निश्चित मान क्या है आपका, 3 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जिसे हमने यहाँ लिख दिया 2x - 4 बराबर हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया 8। क्या लिख दिया, 8। यानी हमने 2x में से 4 घटाया तो कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर जो x है, चर है, इसका निश्चित मान क्या होगा,
अगर आप देखो निश्चित मान, यहाँ ऐसा क्या रख दें कि उसमें 4 घटाएं तो 8 आ जाए। आप सभी को पता है यहाँ अगर हम क्या रख दें, यहाँ रख दें 6, क्या रख दें 6, यहाँ क्या 2 से गुणा है तो क्या हो जाएगा 2 6 12, 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा आप सभी का 8 आएगा। इसका मतलब है वह निश्चित मान क्या है, वह जो निश्चित मान है वह क्या है, निश्चित जो मान है वह क्या है आपका 6। ठीक है, चर का निश्चित मान क्या है 6। इसको हल कैसे करेंगे, सेम इसी प्रकार लिखेंगे क्या 2x-4 बराबर क्या हो जाएगा 8, यहाँ से क्या 2x यहीं रहेगा बराबर 8 यहाँ रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 2x बराबर हो जाएगा आपका 12, 2 से काट देंगे तो 6 बार कटेगा, x बराबर कितना आया 6, वही हमारा क्या है, यही हमारा है निश्चित मान। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो समीकरण है, आपने समीकरण की परिभाषा समझा, समीकरण के उदाहरण समझे, किस प्रकार से हमने बताया जो परिभाषा में लिखा गया निश्चित मान वो समझ में आप सभी को आ गया। अब बात करते हैं समीकरण के प्रकार। आपका जो समीकरण होता है वैसे देखा जाए तो मुख्यतः समीकरण आपका 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होगा, एक होता है चर में, एक चर में रैखिक समीकरण, एक होता है आपका 2 चर में रैखिक समीकरण। जिस इसमें क्या एक चर है तो क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो जो आपका समीकरण होता है ये इसमें आपका 2 तरह का होता है, एक होता है एक चर में समीकरण, एक होता है आपका 2 चर में समीकरण। जो एक चर में समीकरण होता है उसमें जैसे आपका ये हो गया एक चर में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बहुपद चैप्टर में रैखिक बहुपद। उसी रैखिक बहुपद को जब हम 0 के बराबर लिख देते हैं प्यारे दोस्तों प्यारे बहनों, तो उसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। परिभाषा क्या है कि ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात, यानी जो भी चर रहेगा उसकी अधिकतम घात 1 होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते किसे हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया x + 4 = 6, ठीक, यहाँ घात कितना होगा, x की घात कितना होगा, यहाँ पर x की घात कितना होगा 1। यहाँ लिख दिया 2x + 8 बराबर कितना लिख दिया 12, क्या लिख दिया 2x + 8 बराबर कितना लिख दिया 12। यहाँ x क्या है, x घात कितना है 1 है। ये क्या है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है ax + b = 0, जहां a क्या a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां पर a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ गया, ये समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। क्या परिभाषा, सिंपल से कितने चरों की बात किया है, 2 चर की बात किया है। क्या लिखेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर उपस्थित हो, जिसमें 2 चर दिखाई दे, वह आपका 2 चरों वाला समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया 3x + 4y = 14, ये कितने चर, एक x है, ये क्या है y है, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया 2 चरों वाला समीकरण। इसमें जो 2 चरों वाला समीकरण होता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कहा है, जो आपका 2 चरों वाला समीकरण होता है, एक होता है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ये क्या होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या होता है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण देखिएगा कितने चरों वाला, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि दो चरों, ऐसा समीकरण, क्या ऐसा समीकरण, क्या लिखेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित क्या, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित दोनों चरों की अधिकतम घात, दोनों चरों की
अधिकतम घात एक होती है, क्या होती है, एक होती है, वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया कि 3x माइनस 4y प्लस 6 लिख दिया। इसमें कितने चर हैं? एक ये x है, एक क्या है? y, दो चरों वाला। हमने लिख दिया 5x प्लस 6y प्लस 9, क्या लिख दिया? प्लस 9 बराबर क्या लिख दिया? 0। तो ये भी क्या है? ये भी आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? ये आपका है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है आपका ax प्लस में by और प्लस में क्या हो जाएगा? c बराबर 0। यही हमारा है क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी इसी रूप का जितने भी समीकरण होंगे दो चरों वाले, इसी रूप के होंगे। जहां पर ये लिखा गया है, जहां पर ये जो a है, a आपका b, ये c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होता है आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता होगा। यानी कि यहाँ x के बगल में जो हो, y के बगल में जो हो, या c के स्थान पर जो संख्या लिखा जाएगा ना, वो सभी क्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे हमने लिख दिया समीकरण, ये लिखा कि 3x प्लस 9y और माइनस में 10 बराबर 0। अगर इसमें पूछें आपसे में a, b और c का मान बताइए, a और b, c का मान क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ x के बगल में जो है वो a है, b के बगल में जो है, y के बगल में जो है वो b है, जो c के स्थान पर रहेगा वह क्या होगा? c का मान होगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो आपका ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? c, यानी ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c, यानी a b c का मान हम चिन्हों के साथ में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। c बराबर क्या लिखा जाएगा? माइनस में 10 लिखा जाएगा। तो ये क्या है? यही आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उम्मीद करते हैं इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और इसका जो व्यापक रूप है, और यहाँ से कैसे a, b और c का मान निकाला जाता है, वो आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो आप लोग इसको तब तक नोट करिए। उसके बाद चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। आपका जो आपका चैप्टर का नाम है क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा क्या होता है, इसका इस प्रकार इसके प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा, वो सभी मैं आप सभी को बताने चल रहा हूँ। दोस्तों पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा कि कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा, यानी कि कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, क्या कह रहा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा ही दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। यानी जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का दो समीकरण लिख देंगे तो वही हमारा कहलाएगा रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। जैसे देखिए हमने लिखा, क्या हमने लिख दिया 3x प्लस में 4y प्लस में 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। हमने एक और लिख दिया 5x माइनस 7y प्लस में 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। तो देखो ये भी रैखिक समीकरण युग्म, ये भी रैखिक समीकरण है दो चरों में, ये भी दो चरों में रैखिक समीकरण है। इन्हीं दोनों समीकरणों के जोड़ों को ही हम क्या कह देते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कह देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी की चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको बता दूं, इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? इसका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर 0। ठीक, ये है। तथा दूसरा क्या होता है? ये होता है आपका a
a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये होते हैं क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप होता है। ठीक है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x के बगल में जो होता है, जिससे पहला समीकरण है a1 b1 c1, अगर दूसरा समीकरण रहेगा a2 b2 c2, यानी कि यहाँ x के बगल में क्या रहेगा a1, यहाँ y के बगल में क्या रहेगा b1, यहाँ क्या हो जाएगा c1, यहाँ a2, यहाँ b2, यहाँ क्या रहेगा c2 रहेगा। जैसे हमने एक समीकरण दिया है, जैसे हमने समीकरण दिया यहाँ देखो, अगर हम निकालें a b c का मान कह दे के कि जिसे लिख दिया 5x माइनस 6y प्लस में 12 बराबर 0, तथा दूसरा समीकरण है क्या है, दूसरा समीकरण लिख दिया हमने क्या क्या लिख दिया कि 3x माइनस 4y प्लस में 16 बराबर 0। समीकरण 1 से क्या करिए, a1 b1 c1 a2 कामा b2 और c2 निकालना है। क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ज्ञात करना है। आप सभी को बता दें यहाँ पर जो आपका a1 b1 c1 क्या है, जहाँ पर जो आपका ये a1 है क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी क्या हैं, ये सभी आपके क्या है वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, ये सभी क्या होती है वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 को जगह जो भी संख्याएं रहेंगी वो सभी की संख्याएं क्या होंगी, वो सभी संख्याएं होंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ से समीकरण दिया है कि 5x माइनस 6y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है आपका 3x माइनस 4y प्लस 16 बराबर 0 से आपको a1 b1 c1 का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, अगर मैं आपको फॉर्मेट बताऊं कि किस प्रकार से निकलेगा, तो वैसे कर देखो, यहाँ पर जो रहता है ये रहता है आपका ये a1 होता है, यहाँ पर जो रहता है ये b1, ये होता है आपका c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा आपका c2। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आया होगा। मगर इसका तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका क्या हो, कैसे हम, वैसे तो हम बता देंगे कि सर जी ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2 होता है, मगर तरीका क्या होता है। अगर तरीके से लगाना तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा किससे करेंगे a2x, किससे a2x, ध्यान दे रहे हैं ना, b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, क्या लिख देंगे 0 से करने पर। जब इतना यहाँ पर लिख दिया, अब क्या करोगे, आप सभी को पता है कि सर जी आपने बताया कि ये a1 ये b1 ये c1 ये संख्या a2 ये b2 ये क्या हो जाएगा c2। पहले वाले समीकरण से a1 b1 c1 निकलेगा, दूसरे वाले समीकरण से a2 b2 और c2 निकलेगा। जैसे देखिए अगर अब निकालें तो यहाँ से अगर a1 का मान निकालें, क्या हो जाएगा, जो a1 होगा वो कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका 5। आपका जो b1 होगा, b1 कितना हो जाएगा माइनस में 6, ध्यान देना है चिन्ह के साथ में लिखा जाएगा, चिन्ह के साथ में। जो c1 का मान होगा वो कितना होगा, c1 का मान होगा 12। अगर यहाँ से a2 का मान निकाला जाए, a2 क्या हो जाएगा, a2 कितना है आपका 3 है। यहाँ से b2 का मान निकाला जाए तो b2 का मान क्या होगा, माइनस में 4 होगा। और c2 का मान क्या होगा, c2 का मान होगा आपका 16। ये है आपका a1 b1 c1 का मान। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो आपका प्रश्नावली है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो वहाँ से आपको a1 b1 c1 का मान निकाला जाएगा। पूछेगा दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, और दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कब होती है, दो रेखाएं संपाती कब होती हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें आप सभी के लिए काम वहाँ आएगा। अगर ये चीज़ें मालूम रहेगा ना तो वो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 4 से 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं
मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, ये सभी क्वेश्चन, ये जो मैं आपको बताया हूँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा क्या है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, कैसे हम a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, अच्छे से सब समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्त, अब आप सभी को बताते हैं कि जो आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वह उसका जो आलेखी निरूपण होता है, यानी जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर हम चतुर्थांश में दर्शाते हैं, कार्तीय तल में दर्शाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति की कार्तीय तल पर दर्शाते हैं, तो उसका जो आलेख होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सभी को पता भी होगा, अच्छे से पता होगा कि आप सभी को यह पता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है, जो चतुर्थांश में दर्शाते हैं ना, उसके द्वारा एक क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। कैसा कहा जाता है, रैखिक समीकरण इसीलिए कहा जाता है कि जब इस समीकरण को, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को क्या कहते हैं कि चतुर्थांशी में दर्शाया जाता है, कार्तीय तल में दर्शाया जाता है, निर्देशाक्षों पर दर्शाया जाता है, तो इसके द्वारा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होता है। इसीलिए इनको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आप सभी को बता दें कि दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, एक सीधी यानी सरल रेखा प्राप्त होता है। सरल रेखा मतलब होता है कि सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ बात आई कि यहाँ दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी दो समीकरण की बात किया गया है, तो जब दो समीकरण को आलेख में दर्शाएंगे ना, उसके द्वारा दो रेखा प्राप्त होगा, दो सीधी रेखाएं प्राप्त होंगी। उन दो सीधी रेखाओं में जब क्या कर रहा है कि जब एक तल में स्थित दो रेखाओं में से केवल एक ही संभावना हो सकती है, यानी जब दो चरों वाला रैखिक समीकरण रहेगा, जब उसको हम चतुर्थांश में दर्शाएंगे, तल में दर्शाएंगे, तो उनके द्वारा ना केवल एक ही संभावना, तीन होंगी तीन, मगर उनमें सबसे एक ही बन सकता है। पहला क्या बन सकता है, वो संभावना क्या हो सकता है, जब इसको दर्शाया जाता है चतुर्थांश में, तो संभावनाएं क्या बन सकती हैं दो रेखाओं में से। पहला संभावना क्या है कि या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, क्या करती हैं, या तो दोनों रेखाएं करेंगी, क्या करेंगी, एक बिंदु पर एक जगह पर काटेंगे। आप देख पा रहे हैं, इसे समीकरण है a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण को जब हम चतुर्थांश में दर्शाएंगे तो पहला संभावना क्या होगा, या तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। आप देख पा रहे हैं ये वाली जो रेखा है, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है। जब ये रेखाएं क्या है, देखो यहाँ एक बिंदु पर काट रही हैं, ठीक, तो जब एक ही बिंदु पर काटेंगे तो इस समय जानते हैं ना, जब इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ पर जो मान आएगा x और y का, एक और केवल एक ही हल होगा, एक के अलावा दूसरा कोई हल नहीं होगा, जिसके बारे में आप सभी को अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक, क्या संभावना हो सकता है, पहला, या तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, किसी एक बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना क्या कर रहा है कि या तो दोनों रेखाएं, जो दोनों रेखाएं होंगी, ये वाला और ये वाला, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर मतलब होता है कि जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होता है, या वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो जो आपका ये वाला रेखा है L1, ये रेखा आपका L2, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जैसे रेल की पटरी होती है, वो क्या होती है, उनकी जो बीच की दूरी होती है बराबर होती है, समांतर होती है। फिर आपको आगे जो तीसरी संभावना है, तीसरी संभावना क्या बन सकती है, करा कि या तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपातिक मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर होना। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये देखो जो हमारा हथेली है, ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिए, इसे कहा जाता है संपाती। यानी या तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी। ठीक, जैसे देखिए ये वाला पहला समीकरण है, ये वाला क्या दूसरी मतलब पहला रेखा, ये क्या दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखा क्या एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ली हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला टॉपिक जो आपका दिया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख होता है, जिसको दर्शाया जाता है, किस प्रकार का आलेख बनता है, दो रेखाओं के द्वारा
जब इसको चतुर्थांश में दर्शाया जाता है तो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, उनमें से कौन सी संभावना हो सकती है, या तो दोनों काटेंगी, या तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, या तो अर्थात एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में दोस्तों। देखो